यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। मेरा नाम एकता शर्मा है और आज मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है, क्योंकि कल ही भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया है। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाई हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो आज मैं इस पे एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 का हाइलाइट्स यहाँ पे डील करूँगी। जो चेंज हुआ है, मेजर जो चेंजिंग है यहाँ पे, उन सभी चीज़ों को बताऊँगी। हालांकि ये काफ़ी बड़ा है, तो जो मेन इसके पॉइंट्स होंगे उसी को मैं डील करूँगी। तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है भारत की नई शिक्षा नीति 2020। देखिए क्या हुआ कि हमारे देश में 34 साल के बाद एक नई शिक्षा नीति अगर देखा जाए सामने आई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। ठीक है, मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी कल यानी कि 29 जुलाई 2020 को दे दी है और इसकी सूचना हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मिली है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे और स्कूली शिक्षा व साक्षरता सचिव अनीता करवाल। इन लोगों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल इसकी सूचना हमें दी है कि भारत सरकार ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो चलिए क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको समझते हैं। मैं अभी हमारा जो ये पॉलिसी है इसके ऊपर आने से पहले हमारा अभी तक जो वर्तमान में जो पॉलिसी चल रहा था, एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा था, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ कि वो बताती हूँ कि क्या था और कौन कौन से देश जब हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद कौन कौन सी पॉलिसीज़ एजुकेशन को लेकर आई हैं। तो उन सभी चीज़ों को भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ ताकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का उसे समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए समझ लेते हैं अभी तक जितने भी पॉलिसीज आई हैं एजुकेशन के ऊपर। ओके, एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहला है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 1948 टू 1949 के बीच में आया ये, और डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा ये कमीशन लाया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी के थ्रू हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था की गई है और शिक्षा को इतना ज़्यादा महत्व भी दिया गया। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो 1952 टू 53 के बीच में आया। इसे मुदालियर कमीशन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे मुदालियर के द्वारा ही लाया गया था। नेक्स्ट है एजुकेशन कमीशन, जो DS कोठारी का है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। ये इंदिरा गांधी की सरकार के समय लाया गया। फिर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन को उस समय कंकरेंट जो लिस्ट है उसमें डाला गया। उस टाइम क्या था कि जो एजुकेशन था वो प्रोविंशियल लिस्ट में था, यानी कि राज्य जो सूची है उसके अंतर्गत था। तो अब उस समय क्या हुआ कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, यानी कि एजुकेशन के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी होगा और संघीय सरकार यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको भी होगा। ये चेंज किया गया इस टाइम। फिर आया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दैट मीन्स NPE 1986, और ये राजीव गांधी की सरकार के समय आया गया। और ये वही हमारा नेशनल पॉलिसी है जो एजुकेशन के ऊपर है, जिसे अभी तक हम अपने देश में अपना रहे हैं और वर्तमान में जो चल रहा है। ठीक है, इसी पॉलिसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसी के थ्रू हम लोग 10+2 की जो फॉर्मेट है उसको अपनाते हैं। फिर नेक्स्ट है NPE 1986 मॉडिफाइड इन 1992, यानी कि जो नरसिंहा राव की सरकार है उसने जो राजीव गांधी की जो समय जो पॉलिसी लाया गया था एजुकेशन के ऊपर उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया। उसके बाद आता है TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब आता है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के थ्रू ही हमारा जो आज नया एजुकेशन जो पॉलिसी लॉन्च किया गया है वो इसी के थ्रू लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस कमेटी ने 31 मई 2019 को अपना रिपोर्ट दिया था और इसे सौंपा गया था इस कमेटी को कि भारत में जो भी शिक्षा की व्यवस्था है, स्कूली शिक्षा हो चाहे अगर हायर एजुकेशन की बात हो, तो उसमें चेंज करने के लिए इस कमेटी को ये काम दिया गया था। इस कमेटी ने क्या
क्या किया, कुछ सुझाव दिए थे और साथ ही साथ कुछ सुझाव लोगों से भी मांगे, एक्सपर्ट से भी मांगे, कई तरह के जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी जो एजुकेशन पॉलिसी है किस तरह की होनी चाहिए उस पर भी इन लोगों ने सुझाव मांगे। और तब जाके कस्तूरी रंगन कमेटी ने हमारे देश के लिए एक नया जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बनाया, जिसे कल भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है। तो जो कस्तूरी रंगन कमेटी है ये इसी के थ्रू हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आया है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कस्तूरी रंगन कमेटी के मेंबर्स कौन है, तो उसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसी पे डील करती हूँ सीधे। मेंबर्स ऑफ द कस्तूरी रंगन कमेटी: डॉक्टर के कस्तूरी रंगन चेयरमैन, डॉक्टर वसुधा कामत, डॉक्टर मंजुल भार्गवा, डॉक्टर राम शंकर कुरैल, प्रोफेसर टी.वी. कटीमनी, श्री कृष्णा मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर मजहार आसिफ, डॉक्टर M.K. श्रीधर एंड लास्ट है श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ता। तो ये मेंबर्स हैं कस्तूरी रंगन कमेटी के, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर आते हैं। जो उसमें मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी मैं यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स को डील करूँगी। तो चलिए समझते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म पे NEP भी बोला जाता है। यहाँ पे थोड़े से हाईलाइट से देख लेते हैं क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि जो MHRD है यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोला जाता है, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़ा बदलाव है मोदी सरकार के द्वारा कि MHRD का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि HRD मिनिस्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं उसको अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। HRD मिनिस्टर नहीं होंगे, अब वो शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तो ये जो दो चेंज है ये काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें MHRD की जो बात है, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद से लेके 1986 तक क्या था कि उस समय जो हमारा देश में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उस कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही नाम था उसका, शिक्षा मंत्रालय ही नाम था। बट 1986 में जब राजीव गांधी ने शिक्षा नीति में कुछ चेंज किया तब जाके उसने MHRD का नाम दे दिया। यानी कि MHRD की जो नाम है राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दिया था और आज 2020 में फिर से ये चेंज हो गया है। बहुत बड़ा बदलाव है जिसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब जाना जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग ये समझ लेते हैं कि 2020 तक 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य स्कूली शिक्षा में रखा गया। यानी जो स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन दिया जाएगा उसमें यह बोला गया कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो होगा वो 100% हो जाना चाहिए 2020 तक। उसका एक लक्ष्य बताया। फिर यह बताया कि हायर एजुकेशन है उसमें जो सकल नामांकन अनुपात है यानी ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो होगा वो 50% हो जाना चाहिए 2035 तक। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का जो कुल GDP है, डैट मीन्स की ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो जो है उसका 6% शिक्षा पे खर्च करने का लक्ष्य बनाया गया। यानी कि जो GDP है जो अभी हमारा देखा जाए वर्तमान में शिक्षा पे जो GDP का यूज़ हो रहा है वह 4.43% यूज़ हो रहा है शिक्षा के ऊपर, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो, यहाँ पे मैं शायद भूल गई हूँ तो आप यहाँ नोट डाउन कर लो कि अभी वर्तमान में GDP जो है शिक्षा पे खर्च हो रहा है 4.43%, बट यहाँ पे एक लक्ष्य बनाया कि 6% तक उसे बढ़ाना है। तो ये बहुत ही मेजर रिफॉर्म्स हैं जिसे मैंने बहुत ईजी वे में पॉइंट आउट कर दिया है। अब हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि किस तरह से स्कूल लेवल पे और हायर लेवल पे किस तरह से ये चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेजर रिफॉर्म्स ऑन स्कूल एजुकेशन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 10+2 की जगह अब 5+3+3+4 का करिकुलम रेडी किया गया है। यानी कि अब जो 10+2 की जो हम लोग पढ़ाई करते हैं 1 से क्लास 10 तक बोर्ड्स देते हैं, फिर 11-12 पढ़ के बोर्ड देते हैं, वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं होगी। सीधे इसे डिवाइड कर दिया गया है 5+3+3+4 में। आइए समझते हैं क्या है ये 5+3+3+4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिएगा। क्या है ना कि सबसे पहला जो 5 साल होगा इसे आप ईयर के रूप में समझो, 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो शुरू का जो 5 साल होगा ये प्री प्राइमरी होगा, यानी कि नर्सरी, LKG और UKG में 3 साल गया।
ठीक है। और 2 साल बच रहा है तो क्लास 1 के लिए जाएगा और क्लास 2 के लिए जाएगा, यानी 5 साल किस लिए हो गए, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी प्लस क्लास 1 एंड क्लास 2। और इस स्टेज को फाउंडेशन स्टेज बोला गया क्योंकि यहाँ पे बच्चों को खेल कूद के द्वारा विभिन्न तरह के बोलते हैं ना एक्टिविटीज़ के द्वारा पढ़ाया जाएगा, मतलब बच्चों पे एक तरह का बोझ नहीं डाला जाएगा पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्टेज बन जाता है 5 का, 5 साल का। दूसरा आता है 3, तो 3 में क्या हुआ, यहाँ पे क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक के बच्चे आएंगे, यानी कि क्लास 3, 4, 5 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। और इन बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसका भी मेंशन बहुत इजी वे में किया है कि विज्ञान, गणित, कला, समाज विज्ञान, मतलब इस तरह के सब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है। और थर्ड फिर से एक और आता है 3 वाला, इसमें क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के यहाँ पे बच्चे होंगे, यानी 6, 7, 8 के बच्चे शामिल होंगे। और इसे अगर देखा जाए तो कम से कम यहाँ पे 2 साल का लैंग्वेज कोर्स होगा। सॉरी बाई मिस्टेक हो गया, ये कम से कम होगा। ठीक है, आप इसे करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पे क्या होगा ना, 6 से 8 तक के बीच में कम से कम 2 साल का यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स होगा। कोई भी लैंग्वेज जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उस लैंग्वेज को लेके यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये जो स्टेज है इसे मिडिल स्टेज का नाम दिया। फोर्थ हमारा लास्ट आता है जो क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में होगा, यानी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए होगा, और ये लास्ट स्टेज होगा। तो इस तरह से जो 10+2 की जो फॉर्मेट थी उसे चेंज करके 5+3+3+4 में चेंज किया गया है। क्लियर हो रही है बातें? अब ये जो चेंज हुआ है फॉर्मेट जो नया बना है इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि क्या हुआ ना कि क्लास 1 से क्लास 5 तक के लिए क्या बोला गया कि यहाँ पे मातृभाषा यानी कि जो लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज वो है, स्थानीय भाषा हो जाएंगी, और जो राष्ट्रीय भाषा है उस भाषा में पढ़ाई होगी। यानी जो मातृभाषा है, जो हमारी होम लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, जो हमारा नेशनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाई होगी। सेकेंड है कि इंग्लिश में पढ़ने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी और इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। यानी अगर भी देख रहे हो 2 मीडियम चलता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो जो इस वे में पढ़ाई हो रहा है कि इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है तो वो अब ज़रूरी नहीं होगा। चाहे तो पढ़ा सकते हो बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में इसको पढ़ाया जा सकता है और इंग्लिश को अब एक सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है कि क्लास 6 से एक व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकली जो बोलते हैं ना जो नॉलेज यहाँ पे 6 से दे दिया जाएगा, जिसमें कि कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, किस तरह से यूज़ होता है इसका, और साथ ही साथ 6 क्लास से ही बच्चों को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। यानी कोई बच्चे को अगर किसी चीज़ में नॉलेज है, थोड़ा सा अगर उसको इंटरेस्ट है, तो कोई अगर जैसे कोई बच्चा अगर अच्छा ड्राइंग करता है तो और उसे फैशन डिज़ाइनर के में आगे जाना है तो उसे कहीं ना कहीं इंटर्नशिप मिलेगा फैशन डिज़ाइनर वालों के साथ और उसे उस चीज़ को करने का मौका मिलेगा। लेकिन यह जो होगा ये सभी कुछ स्कूल के थ्रू ही किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लास 9 से क्लास 12 में अब क्या कर दिया, सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम होगा। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम कर दिया गया है, यानी कि 6 महीना पे एक एग्जाम लिया जाएगा और 1 साल में आपका 2 सेमेस्टर होगा। क्लियर है। फिर क्या है कि बोर्ड्स एग्जाम को अब इजी कर दिया गया है, यानी कि जो पहले जो था ना कि भाई बोर्ड है, 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, तो अब बच्चों पे वैसा प्रेशर नहीं डाला जाएगा और बहुत ही इजी वे में एग्जाम लिया जाएगा यहाँ पे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे नॉलेज एप्लीकेशन को रखा जाएगा, सबसे बड़ा बात है। ठीक है, जो रटने वाली जो बातें होती है ना, रटन विद्या ये सब है, ये सभी चीज़ों को अब यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। तो बच्चों की जो मेन वो देखा जाएगा कि किस तरह से उसको वो पकड़ रहे हैं या जो भी है। ठीक है, तो ईजी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया जाएगा। जैसा कि अभी हमारे देश में 3 स्ट्रीम को लेके चलते हैं लोग, एक होता है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो अब क्या होगा कि स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। बच्चा आर्ट्स अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हिस्ट्री को पढ़ रहा है, तो वो उसके साथ साथ वो फिजिक्स को भी पढ़ सकता है। फिर अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है। मतलब कि अब ऐसा यहाँ पे सिस्टम जो होगा स्ट्रीम सिस्टम वो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। हालांकि इसके पीछे कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होंगे। नेक्स्ट है जो अब रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनेगा बच्चों का, वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस में किया गया है। यानी कि ये 360 डिग्री के हिसाब से होगा। कहने का मतलब है कि इसमें टीचर्स तो रखेंगे कि बच्चे ने क्या एग्ज़ाम दिया उस हिसाब से नंबर्स देंगे। उसके साथ साथ उस बच्चे को अपने बारे में भी यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में अपने क्वालिटीज़ को या जो भी है उसको यहाँ पे करने का मौका मिलेगा कि वो किस तरह से, और साथ साथ उसके फ्रेंड्स को भी मौका मिलेगा। तो कहने का मतलब है रिपोर्ट कार्ड को पूरी तरह से टीचर्स के अंडर में ना रखे, बच्चों के साथ भी इसे शेयर करने की बात की है। हालांकि इसमें भी कुछ ना कुछ होंगे कि रूल्स रेगुलेशंस तो होंगे ही, क्योंकि इसे कल ही लॉन्च किया गया है और धीरे धीरे इसको बहुत अच्छे से सामने आएगा, तब सारी बातें क्लियर होंगी
अभी मुझे लगता है कि कुछ मुझसे छूट भी जाए तो प्लीज़ आप इसे देख लेना। अब हम लोग सेकेंड आ जाते हैं मेजर रिफॉर्म्स ऑन हायर एजुकेशन पे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन। इसमें ये बोला गया है कि एक नई व्यवस्था कर दी गई है CAT की, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, और ये कॉलेज एडमिशन के लिए हुआ। कहने का मतलब है अगर 12th क्लास में कोई बच्चे को नंबर कम आ गया है या सेकेंड डिवीज़न में है और वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है बट वहाँ पे कुछ परसेंटेज के कारण वो नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या होगा कि एक CAT का एग्ज़ाम हर कॉलेज को मतलब लेना पड़ेगा। कॉमन एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा जिसमें उस बच्चे को ये टेस्ट देना होगा और उसके जो भी मार्क्स इस टेस्ट में आते हैं और बोर्ड्स में जो उसको मार्क्स आए दोनों नंबर को ऐड कर दिया जाएगा, तब जाके उसके कॉलेज में एडमिशन होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, एंट्रेंस वगैरह की बात यहाँ पे नहीं की गई है, बस एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की गई है। नेक्स्ट इसमें है कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत बड़ा बदलाव है कि ये या तो 3 साल का होगा या फिर 4 साल का होगा। कहने का मतलब है अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, अगर आप सोच रही हो कि हमको नॉर्मल सा BCom का BA का डिग्री लेना है और मुझे फिर जॉब के फील्ड में जाना है, तो आप सिर्फ ग्रेजुएशन करो 3 साल का। और अगर आपने सोचा है कि नहीं मुझे ग्रेजुएशन करने के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और फिर मुझे रिसर्च में जाना है, PhD करना है, तो यहाँ पे 4 साल का डिग्री लेना होगा। ठीक है, यानी MA का जो 2 साल लगता था, ठीक है, वो यहाँ पे 1 साल खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब एक चीज़ और किया है कि आप ग्रेजुएशन करते करते बीच में ग्रेजुएशन आप छोड़ दोगे तो भी आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। ये कैसे, देखिए कैसा है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और क्या क्या इसमें बोला गया है वो चीज़ देखिए। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन फॉर 3 ईयर्स के लिए ये कोर्स होगा, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर यानी आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हो और फिर आप ग्रेजुएशन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हो कोई भी रीज़न से, तो आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्लियर है। फिर अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा। और अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हो, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ईयर अगर आप पास कर जाते हो, तो अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको जाके बैचलर डिग्री दिया जाएगा, जो अभी दिया जाता है 3 साल कंप्लीट होने पर। अगर बच्चे बीच में छोड़ देते हैं तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की कोई भी व्यवस्था अभी हमारे गवर्नमेंट में नहीं है, बट अब आज के जो न्यू पॉलिसी है इसमें ये की गई है, तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं 4 साल का क्या है स्कीम। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है फॉर 4 ईयर्स। इसमें क्या होगा, आपको BA करना होगा 3 साल के लिए और साथ ही साथ आपका MA यहाँ पे 1 साल के लिए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप BA के साथ साथ MA करोगे तो आपका MA का जो 2 साल था वो यहाँ पे अब नहीं जाएगा, अब सीधे आप MA और BA एक साथ कर लोगे। इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम को लाया गया सामने, यानी कि आप एक साथ कभी भी एंटर कर सकते हो और कभी भी यहाँ से एग्जिट कर सकते हो पढ़ने के दौरान। ठीक है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि PhD के लिए MPhil ज़रूरी नहीं है, क्योंकि MPhil को बोला गया है कि ये डिसकंटिन्यूड होगा, यानी कि इसको ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू रखा जाए। अगर आप MA कर रहे हो तो आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हो, PhD आप कर सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने यह भी देखा कि इसमें क्या है ना कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का मतलब होता है अगर आप BA कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसके साथ साथ दूसरे कोर्स में भी इनरोल आराम से हो सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपको एक बहुत सारे कोर्स करोगे और उसके आपका कोर्स जैसे जैसे आप करोगे तो आपका एक क्रेडिट बनता हुआ चला जाएगा और वही क्रेडिट लास्ट में फिर फाइनल में आपको एक ना एक जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये भी बहुत बड़ा चेंज है कि आप एक साथ कई तरह के कोर्स कर सकते हो और किसी न किसी एक कोर्स को आपको कंप्लीट करना होगा तो आपको यहाँ पे क्रेडिट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव है हायर एजुकेशन में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ बातें अगर इसमें छूट गई होंगी तो आप उसे देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसी चीज़ को डील किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंक्लूज़न ऐसा बता देती हूँ कि कंक्लूज़न नहीं है, मेन पॉइंट से बोल दो कि इन सब चीज़ों से क्या एक बात उभर के सामने आया है। ये चीज़ है कि इस तरह जो नई शिक्षा नीति है उसमें लॉ एंड मेडिकल एजुकेशन जो है उसको छोड़कर उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर बॉडी का प्रावधान किया गया। यानी एक ही रेगुलेटर बॉडी होगी, सिंगल होगी, उसमें कोई तरह का उसको बांटा नहीं गया है, जिसका नाम नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी रखा जाएगा या फिर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। दूसरी बात यह है इसमें कि फोकस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, इस जो रिपोर्ट है, इस जो ड्राफ्ट है, इसके थ्रू यहाँ पे जो हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट है फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो ऑनलाइन एजुकेशन
एजुकेशन है किस तरह से होगा नहीं होगा उस पर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि लॉकडाउन में क्या हुआ कि स्कूल सारे जब बंद हो गए तो ऑनलाइन एजुकेशन को ही यहाँ पे सहारा बनाया गया। इसीलिए हमारी सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं अब ऑनलाइन एजुकेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, क्योंकि इससे इस दौरान अब लॉकडाउन के थ्रू बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी इस चीज़ को समझने में, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है अब ऑनलाइन एजुकेशन पे काम करना चाहती है और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी रखना चाहती है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट एंड एजुकेशन प्लानिंग। कहने का मतलब है जो टीचिंग अगर आप कर रहे हो, यानी कि एक टीचर है या फिर स्टूडेंट है, या जो असेसमेंट वगैरह है या फिर एजुकेशन का प्लानिंग वगैरह हो, तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी हद तक किया जाएगा। इस चीज़ को भी हमारी गवर्नमेंट ने सामने रखा है। और लास्ट है फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का यहाँ पे एक कौशल विकास किया जाएगा, यानी बच्चों को केवल एक विषय तक यहाँ पे जोड़ कर नहीं रखा जाएगा, उसे बांध कर नहीं रखा जाएगा। यानी जो बच्चे होंगे उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उन्हें हर तरह की ज्ञान दिया जाएगा, चाहे वह योगा का ज्ञान हो, खेल कूद का ज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, मतलब हर तरह से उन बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। इस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है हमारी जो नीति है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो आज का लेक्चर है ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, अगर कुछ भी इसमें पॉइंट्स छूटा होगा तो आप देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ हाइलाइट्स को रखा है, काफ़ी लंबा हो जाता है अगर इसका पीडीएफ देखोगे तो। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और भी इसमें बातें हैं जिसको मैंने यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि वो मुझे ज़रूरी नहीं लगा, तो आप देखना चाहते हो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है। तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल का नाम पॉलिटिकल एटलस है। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।